डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं। कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदन जाकर सुधा के सिरहाने पर बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए हो, चलो तुम भी सो जाओ, मैं देख लूंगी। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदन के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर के बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है सुधा, क्यों चीख रही हो? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। सहसा सुधा के होंठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज़ थी कि जैसे सुधा को नरक के दूध पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया है बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोला, कौन गेसु, आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हांफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ गए? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जाकर चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, उसे बुला ला। बिनती भपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़कर जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी, शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया। रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ वरना मैं सर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी रही, किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ है? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, ना तुम बोले ना चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सुना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई है। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंदी ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा है। बिंदी गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली,
वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी, चंदर को देखते ही बोली, चंदर जाओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डिलीरियम अब भी है? नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख लीं और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता कि क्यों बीमार पड़ी। अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसो, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाएं। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डिलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले गए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया, देखा? फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर के बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदन ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस कर दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू चल रही थी। दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिराहने बैठे थे, पथरीली आंखों से सुधा के पीले मृतप्राय चेहरे की ओर देख रहे थे। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक टक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञा हत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफ़े आए, नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12 बजकर 5 मिनट पर सुधा की आंखें खुली। चंदन ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े छीर स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा, पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आह चंदर, तुम आ गए, हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारे खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी रात में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे हो गए होते। और वह हाफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे ज़रा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं, अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदन ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लो। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें? उन्होंने सुधा का सिर उठाकर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अपना ब्याह कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अभी 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा,
बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें मत करो। सुधा कुछ न बोली, गोद से सिर हटाकर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब तुम सो जाओ। सो लूँगा बेटी। जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे, जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट गए। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती, बिनती यहाँ आ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे से नहीं पगली, मेरे माथे से लगा, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे तो पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। अगर मैं ऐसे मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर तुम कब मिलो या न मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भाग कर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं उसे नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं तो जा ही रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ है पापा? और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बगल की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पर पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पर पूरा हो चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंचे चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के सिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले गए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती, जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। यह सब केवल 15 दिनों में हुआ। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ाओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ न हो, अच्छा? और चुपचाप टहल कर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ ही होली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी डाल दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमा कर मल्लाह थककर सो रहे थे। एक बूढ़ा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसके बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ रही थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांधी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर के बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदन ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला,
बिनती, यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया, शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपट कर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी? चंदन ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदन जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती की आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, मत रो। चंदन का गला भर आया और आंखों में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा, उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदन ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख से सन गए। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदन ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चलती। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट टूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं।